राजकुमार एक नेक दिल इंसान था। वो अपने परिवार के साथ नागपुर में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रेखा और उनका बेटा विकास और बहू काजल थे। सुनिए जी, एक बात कहनी थी। हाँ, बोलो, क्या हुआ? आप तो जानते हैं मैं रोज भगवान के भोग के लिए मिठाई बनाती हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? लेकिन अब हाथ पैर जवाब देने लगे हैं, कमर में भी दर्द रहने लगा है। रोज रोज इतना भारी काम मुझसे नहीं हो पा रहा। ये तो सच है, उम्र के साथ मेहनत वाला काम मुश्किल हो जाता है। तो क्या सोचा है तुमने? मैं सोच रही थी काजल से कह दूं, वो बना देगी तो मेरी परेशानी हल हो जाएगी। काजल से? हाँ, आखिर घर की बहू है, घर के काम में हाथ बटाएगी तो क्या बुरा है। देखो रेखा, काजल सरकारी नौकरी करती है, सुबह जल्दी उठकर सारा घर का काम करके ऑफिस के लिए निकलती है। अरे तो मैं कौन सा उस पे लोड दे रही हूँ? रेखा, वो शाम को लौट कर भी घर संभालती है। इतनी मेहनत के बाद उससे ये उम्मीद करना कि वो रोज मिठाई बनाए, क्या ये ठीक रहेगा? अरे तो क्या हुआ, और लोगों की बहुएं भी तो नौकरी करती हैं, फिर भी घर का हर काम संभालती है ना। काजल कोई अलग थोड़ी ना है। समय बदल गया है रेखा। पहले औरतें चुपचाप सह लेती थी, लेकिन अब वो अपनी सीमाओं को समझती है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखती है। मतलब अब बहुओं को सास ससुर का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है? ऐसा मैंने कब कहा? काजल तो पहले से ही हमारी बहुत परवाह करती है। हाँ, इसीलिए सुबह की चाय मैं बनाती हूँ। रेखा, वो रोज खाना बना कर जाती है, घर का सारा इंतजाम भी देखती है, इससे ज्यादा और क्या उम्मीद करना। लेकिन मेरी पूजा पाठ का क्या, भोग तो रोज बनता है। बाजार की मिठाई भगवान को नहीं चढ़ा सकती मैं मानता हूँ तुम्हारे नियम व्रत बहुत जरूरी है। देखो, अगर तुमसे रोज मिठाई बनाना मुश्किल हो रहा है तो कोई और हल निकालते हैं। जैसे? क्यों ना हम हफ्ते में 2-3 दिन मिठाई बना लें और बाकी दिन वही प्रसाद भगवान को चढ़ाएं। हाँ, पर ताजा प्रसाद ही चढ़ाना चाहिए ना। भगवान भी हमारी भावनाएं देखते हैं, मिठाई की ताजगी नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मैं काजल से बात करूंगी। रेखा को राजकुमार की कोई भी बात पसंद नहीं आती। वो तय कर लेती है कि वो काजल से भोग की 1 किलो मिठाई बनवा कर रहेगी। काजल जब शाम को ऑफिस से वापस आती है तो रेखा उससे बात करती है। काजल, इधर आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। जी माँ जी, बताइए। देखो बेटा, मैं रोज भोग के लिए ना मिठाई बनाती थी, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है, हाथ पैरों में जान ही नहीं बची कि रोज इतना भारी काम करूं। मैं चाहती हूँ कि अब से तुम ये जिम्मेदारी उठा लो। माँ जी, मेरा मतलब है मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन रोज बनाना तो मेरे लिए मुश्किल होगा। मुश्किल? भला इसमें क्या मुश्किल है? रसोई में जाना तो तुम्हारे लिए रोज का ही काम है, फिर इसमें अलग से क्या है? माँ जी, मैं सुबह जल्दी ऑफिस निकलती हूँ, पहले से ही सारा खाना बनाकर जाती हूँ। तो पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद शाम को लौटती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। हाँ, थकी तो जाती हो तुम। ये जमाना ही ऐसा आ गया है कि बहुएं अब घर के छोटे छोटे कामों में भी थकने लगी है। अरे हमारे समय में तो। माँ जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा काम भी बहुत ज्यादा होता है। ऑफिस के बाद मुझे थोड़ा आराम भी चाहिए। आराम? अरे बहू बनने का मतलब आराम नहीं होता, जिम्मेदारी उठानी होती है। माँ जी, जब मैंने इस घर में कदम रखा था तब तो सुबह से रात तक बिना रुके काम किया करती थी। किसी ने नहीं पूछा कि मैं थक गई हूँ या नहीं। माँ जी, वो समय अलग था, आज की परिस्थितियां अलग है। हाँ, सब कुछ बदल गया है, बस सास ससुर की उम्मीदें नहीं बदली। मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ, बहू तो अब घर के काम को बोझ समझने लगी है। भगवान के भोग के लिए मिठाई बनाना भी एक जिम्मेदारी लगने लगी है। माँ जी, बात जिम्मेदारी की नहीं है। मैं चाहूंगी कि मैं आपकी मदद करूं, लेकिन रोज। हाँ, रोज नहीं कर सकती, यही तो असली बात है। माँ जी, मेरी बात समझिए। लेकिन रोज ऑफिस जाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, वहां तो कभी मना नहीं करती। मैं थक गई हूँ, आज नहीं आऊंगी। घर का काम आते ही परेशानी शुरू हो जाती है। माँ जी, ऑफिस मेरा काम है, वहां की जिम्मेदारी होती है। और घर की कोई जिम्मेदारी नहीं? भगवान के लिए मिठाई बनाना भी तुम्हें बोझ लगने लगा? ऐसा नहीं है माँ जी। बहुएं भी कैसी आ रही हैं आजकल। पूजा पाठ और संस्कार तो दूर की बात, घर के बुजुर्गों की छोटी छोटी बातों को भी मानने में दिक्कत होने लगी है। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं कभी घर के काम से मुंह नहीं मोड़ती। हाँ,
बस मिठाई बनाने में दिक्कत हो रही है। तो बताओ, भोग के लिए भगवान को मिठाई कौन चढ़ाएगा? क्या आज मैं बाजार से लाकर भगवान को चढ़ाऊं? माँ जी, अगर जरूरत हो तो कभी कभी बाहर से ले ही सकते हैं। छी, भगवान के भोग के लिए बाहर की मिठाई, अरे ये तो पाप हो जाएगा। हमारे घर की परंपरा में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर मैं छुट्टी वाले दिन ज्यादा मात्रा में बना दूं, जिससे आपको रोज बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? भगवान का भोग ताजा बनता है, एक बार में हफ्ते भर का नहीं बनाया जाता। ये कोई ऑफिस की फाइल नहीं है जो एक बार निपटा दो और काम खत्म। लेकिन माँ जी, अब कोई लेकिन नहीं, ये घर की परंपरा है और इसे तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। काजल चुप हो जाती है। वो जानती है कि इस बातचीत का कोई अंत नहीं है। वो मन ही मन सोचती है कि अगर वो मना करेगी तो ये विवाद बढ़ता ही जाएगा और इससे विकास भी परेशान होगा। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। ऐसे ही बहुएं घर का मान रखती है। काजल के चेहरे पर थकान और असहायता के भाव साफ झलकते हैं। वो जानती है कि उसे ये फैसला अपनी खुशी से नहीं बल्कि दबाव में। काजल इसका हल निकालने के लिए रात में सबके सोने के बाद अपने पति विकास की ओर देखती है। क्या हुआ काजल, इतनी चुप क्यों? परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। थकान की बात तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये जो तनाव दिख रहा है ना, वो सिर्फ थकान की वजह से तो नहीं है। बताओ क्या बात है? माँ जी ने कहा है कि अब से रोज भोग की मिठाई मुझे बनानी होगी। रोज? लेकिन तुम्हें तो ऑफिस जाना होता है, पहले से इतना सारा काम करती हो, फिर ये कैसे करोगी? यही तो मैं भी सोच रही थी। मैंने माँ जी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए कि आजकल की बहुएं जिम्मेदारियां निभाना ही नहीं चाहती। माँ को तो तुम जानती हो, जब वो कुछ तय कर लेती है तो पीछे नहीं हटती। अब क्या कहूँ मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है। तुम्हारे ऊपर पहले से ही कितना दबाव रहता है। मुझे पता है, लेकिन अगर मैं मना करती तो बात और बढ़ जाती। ये भी सही है। तुम जानते हो माँ कितनी नाराज हो जाती और पूरे घर में एक अलग ही माहौल बन जाता। इसलिए मैंने चुपचाप हाँ कह दिया। हाँ, लेकिन क्या सच में तुम रोज रोज मिठाई बना पाओगी? मुझे नहीं लगता। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना, फिर ऑफिस जाना, शाम को वापस आकर घर संभालना, और अब ये मिठाई। मेरे लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर तुम्हें एक आसान रास्ता निकालना होगा। आसान रास्ता? वो क्या? देखो, माँ को भोग के लिए मिठाई चाहिए। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बनी कहाँ है, बस उन्हें ये लगे कि घर में बनी है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम सुबह जल्दी उठकर मिठाई बाजार से खरीद लो और माँ को कह दो कि तुमने खुद बनाई है। क्या? ये कैसा आइडिया है? अरे स्मार्ट आइडिया है। देखो, तुम झूठ मत समझो, ये बस एक समाधान है। अरे पर विकास, देखो, माँ का मकसद सिर्फ यही है कि मिठाई घर से बनी हुई हो, और तुम्हारा मकसद है कि तुम्हारे ऊपर ज्यादा भार ना आए। तो दोनों के लिए सही तरीका यही है। लेकिन अगर माँ को पता चल गया तो? तुम रोज बाजार से ताजी मिठाई ले आना और माँ के सामने ऐसे रख देना जैसे तुम नहीं बनाई हो। लेकिन ये सही तो होगा ना? और तुम्हें जबरदस्ती मिठाई बनाने के लिए कहना सही है क्या? नहीं, पर तुम पर पहले से इतना काम होता है, फिर भी माँ ये समझने को तैयार नहीं है। अरे वो समझना नहीं चाहती। और अगर तुमने इनकार किया तो बात बढ़ेगी, लेकिन इस तरीके से किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा और तुम्हारी मेहनत भी बचेगी। तुम्हारी बात में दम तो है। तो बस मान लो। वैसे भी अगर माँ को पता भी चले तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करेंगी, पर फिर भी तुम्हें मिठाई बनाने को नहीं कहेंगी। तुम तो जैसे पूरी प्लानिंग करके बैठे हो। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को इतना थका दो कि बीमार पड़ जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। काजल अब पहले की तरह तनावग्रस्त महसूस नहीं कर रही थी। उसे समाधान मिल चुका था। वो चैन की सांस लेते हुए लेट गई। अगले दिन काजल ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा विकास ने उसे समझाया था। इसी बीच पड़ोसी दिनेश घर आ जाता है। अरे भाभी जी प्रणाम। क्या बात है, सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज कोई अच्छा खास पकवान बन रहा है। अरे दिनेश भाई, आज मेरी बहू ने भोग की मिठाई बनाई है। अरे वाह वाह, बहू ने? भाई ये तो कमाल हो गया। हमें भी चखने का मौका मिलेगा या सिर्फ भगवान के लिए बनाई है? अरे नहीं, तुम भी खाओ। ये लो, बताओ कैसी बनी है। दिनेश मिठाई का एक टुकड़ा खाता है और उसकी आंखें चमक उठती है। वो उत्साह से बोलता है,
अरे भाभी जी, ये तो गजब की मिठाई बनी है। सच में? मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल हलवाई की तरह। मैंने कहा था ना मेरी बहू होनहार है, पहली बार बनाई और वो भी इतनी स्वादिष्ट। पहली बार? अगर ये पहली बार है तो मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर रोज बनाएगी तो कितना बेहतरीन स्वाद आएगा। हाँ, सच कह रहे हो, सच में बहुत अच्छी बनी है। भाभी जी, आपके घर में तो धन की देवी स्वयं विराजमान है। वो कैसे? अब सोचिए, अगर आपकी बहू इतनी अच्छी मिठाई बना सकती है तो इसे सिर्फ भगवान के भोग तक क्यों सीमित रखना? क्या मतलब? मतलब ये भाभी जी कि इतना बढ़िया स्वाद अगर बाजार में आए तो धूम मच जाए, लोग तो इसे हाथों हाथ खरीद लेंगे। मैं समझी नहीं आपकी बात। आप काजल से ज्यादा मात्रा में मिठाई बनवाइए और उसे बाजार में बेचिए। सोचिए, आपके घर में मिठाई का बिजनेस शुरू हो जाएगा। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। अगर काजल इतनी अच्छी मिठाई बना सकती है तो इसे सिर्फ घर तक ही क्यों रखें? यही तो मैं कह रहा हूँ भाभी जी, आप इस मिठाई को मंदिर के बाहर बेच सकते हैं। हाँ, बात सही है। कॉलोनी में भी बता सकते हैं कि आपके घर में घर की बनी शुद्ध मिठाई मिलती है, फिर देखिए कैसे लोग लाइन लगाकर लेने आएंगे। अरे हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा। घर में लक्ष्मी आएगी और हमारी बहू का हुनर भी दुनिया देखेगी। काजल, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, वो घबरा जाती है। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि दिनेश फिर बोल पड़ता है। भाभी जी, सोचिए मत, बस बहू को कहिए कि रोज मिठाई बनाए, मैं खुद आपको ग्राहक लाकर दूंगा। काजल, तुमने तो सच में हमारा नाम रोशन कर दिया। अब से तुम रोज मिठाई बनाओगी और हम इसे बेचना शुरू करेंगे। वो माँ जी, लेकिन? कोई लेकिन वेकिन नहीं, ये तो हमारे घर के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे हमें भी कमाई होगी और तुम्हारा हुनर भी निखरेगा। काजल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। दिनेश लगातार रेखा को और उकसा रहा था। भाभी जी, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस मिठाई के पीछे लोग पागल हो जाएंगे। इतनी अच्छी मिठाई है क्या? भाभी जी, मेरी पत्नी लीला तो यही कहती है, घर की बनी मिठाई से अच्छी कोई चीज नहीं होती। आप एक बार शुरू करके देखिए, फिर देखिए कैसे पैसा बरसता है। हाँ, और जब काम बढ़ जाएगा ना, तब हम एक हलवाई भी रख सकते हैं जो काजल की मदद करेगा। लेकिन माँ जी, मेरा ऑफिस? अरे ऑफिस चलता रहेगा, पर तुम्हारे इस हुनर को यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता। अब काजल को ये सोचकर पसीना आ गया कि अगर रोज मिठाई बनाने की बात आई तो उसकी तो पोल खुल जाएगी। वो मन ही मन विकास की बात को याद करती है कि कहीं माँ को सच पता ना चल जाए। वो कुछ कहने वाली थी कि दिनेश फिर बोल पड़ा। देखो भाभी जी, काजल तो शर्मा रही है, लेकिन सच कहूं, इस मिठाई के दम पर आप लाखों कमा सकती हैं। अब देर मत कीजिएगा, तुरंत शुरू कीजिएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, आज से ही इसकी शुरुआत करते हैं। काजल के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती है। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि इस नई मुसीबत से कैसे निकले। उसका झूठ अब उसके लिए ही जाल बुनने लगा था। पर काजल अब रोज 5 किलो मिठाई खरीदने लगी। बहू, मैं जानती हूँ तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर तेरे हाथों में ना जादू है, जादू। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। अब मुझे नहीं लगता कि 5 किलो मिठाई से कुछ हो पाएगा। ऐसा क्यों माँ जी, मिठाई में कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं बहू, तेरी मिठाई सबको इतनी पसंद आ रही है कि अब से तुझे 10 किलो मिठाई बनानी पड़ेगी। हैं? अब ठीक है माँ जी। काजल सच को छुपाए रखने के कारण अब तक तो जैसे तैसे 5 किलो मिठाई का इंतजाम कर रही थी। उसे क्या पता था कि मुसीबत इतनी बड़ी हो जाएगी। कुछ वक्त बाद काजल को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने लोन ले लिया और ये बात मोहल्ले की पड़ोसी लीला और कोमल को पता चल गई। अरे कोमल, तुम्हें पता चला काजल ने लोन लिया है? क्या? सरकारी नौकरी वाली को लोन की क्या जरूरत पड़ गई? अरे क्या पता, तनख्वाह भी तो अच्छी होगी, फिर भी लोन? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, अय्याशी है। सुना है बहू खूब पैसे उड़ाने लगी है। महंगे कपड़े, ब्रांडेड चीजें, बाहर का खाना। पहले तो बहुत सीधी सादी बहू लगती थी, अब देखो जैसे ही घर की कमान मिली लोन तक ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिठाई के धंधे में घाटा पड़ रहा हो, वरना भोग की मिठाई से धंधा कहाँ चलता है। क्या पता, कुछ भी हो सकता है। मतलब उसने अपनी सास को धोखे में रखा हुआ है,
उन्हें भी लोन के बारे में नहीं पता। अरे हाँ, और सासू माँ तो बस मिठाई में लगी रहती है। अब जब उन्हें सच पता चलेगा तब देखना तमाशा। रेखा कोमल और लीला की बातें सुन लेती है। वो गुस्सा हो जाती है और अपनी बहू काजल को बुलाती है। मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? तुमने लोन लिया है? हाँ माँ जी, मुझे थोड़ा काम था, पर बाकी ये सारी बातें झूठी हैं। ओह, तो इतना बन सवर के जाओगी तो लोग तो बात करेंगे ही। माँ जी, लोगों का क्या है, उनकी तो यही आदत है। मैं जानती हूँ ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रेखा काजल को 2-4 बातें सुनाकर वहां से गुस्से में उठकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद विजय, रेखा का पड़ोसी, उनसे मिलने आता है। रेखा उन्हें भी काजल के बनाए हाथों की मिठाई खिलाती है। लाओ विजय भैया, हमारे बहू के हाथ की बनी मिठाई चखो और बताओ कैसी लगी। जरूर भाभी जी, आपकी बहू इतनी हुनरमंद है तो मिठाई भी बढ़िया ही होगी। क्या हुआ, कैसी लगी? भाभी जी, ये तो कल्लू हलवाई की मिठाई है। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो, ये हमारी काजल ने बनाई है। नहीं 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 भाभी जी, मैं पहचान सकता हूँ क्योंकि मैं रोज कल्लू हलवाई की दुकान से मिठाई लेता हूँ। अरे विजय भैया, तुम भी ना, हमारी बहू इतनी मेहनत से मिठाई बनाती है और तुम उसे हलवाई से मिला रहे हो। भाभी जी, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ चलो, अभी चलते हैं कल्लू हलवाई की दुकान पर। अरे अब इतनी छोटी सी बात पर दुकान जाने की क्या जरूरत है? अरे बस एक बार चलिए तो आपको खुद यकीन हो जाएगा। रेखा सोच में पड़ जाती है। उसे ये शक होने लगता है कि कहीं विजय सच तो नहीं कह रहा। वो धीरे धीरे सिर हिलाती है। दोनों कल्लू हलवाई की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे माँ जी, आप कैसी हैं आप? अब तो वही सरकारी बहू की सास है ना? हाँ, मैं वही हूँ। आपकी बहू तो बहुत मीठा लेकर जाती है। इतने मीठे का क्या करते हैं आप लोग? मेरी बहू? हाँ माँ जी, परसों तो 10 किलो मीठा लेकर गई है। हाँ, आप भी मीठा लेने आए होंगे, बताइए कौन सी मिठाई दूं? नहीं नहीं, मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मैं तो बस दुकान देखने आई थी। रेखा समझ जाती है कि काजल को लोन की जरूरत क्यों पड़ी थी। रेखा दुकान से घर जाती है और काजल से बात करती है। काजल, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मिठाई कल्लू हलवाई से खरीद कर लेकर आती थी। माँ, ये मेरा आइडिया था। वो नहीं चाहती थी कि आपको मना करके दुख पहुंचाए। क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ, उसके पास टाइम की कमी थी, वो आपको ये समझाना चाहती थी, पर आपने तो उसकी इस चीज का फायदा उठा लिया। अरे पर माँ, जो मिठाई से कमाई हो रही है वो तो आप रखती थी और मिठाई का पैसा काजल की जेब से जाता था। उसने बहुत बड़ा लोन नहीं लिया था। तो फिर ये मोहल्ले वालों की तो आदत होती है माँ, 4 मुंह 4 तरह की बातें। काजल और विकास, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बहू को समझना चाहिए था। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। बहू, आज से ये मेरा ऑर्डर है कि घर का खाना तुम बनाओगी और मिठाई की चिंता नहीं करोगी, वो मैं खुद बना लिया करूंगी। रेखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बाद घर में सब ठीक हो जाता है। ये है फतेहपुर में रहने वाली आशा देवी और रतन सिंह का अजूबा परिवार। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इस परिवार को अजूबा कहकर आपसे क्यों मिलवा रहे हैं। अजूबा इसलिए क्योंकि जैसी हरकतें ये परिवार करता है ना, वो कोई सामान्य इंसान कर ही नहीं सकता। आशा के 2 बेटे हैं, अमित, अभिषेक, और एक बेटी है निशा। बड़े बेटे अमित की शादी मोनिका से हो चुकी है। अब मोनिका भी इसी परिवार का हिस्सा हो चुकी है, यानी कि अजूबे परिवार का हिस्सा। मोनिका की शादी को 3 साल हो चुके हैं और पिछले 3 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब उसने आशा देवी के परिवार में शादी करने के पल को जी भर के कोसा ना हो। वैसे आमतौर पर शादी करते समय हम किन बातों को देखते हैं? यही ना, परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, घर अच्छा है कि नहीं, परिवार अच्छा है कि नहीं, लड़का अच्छा कमाता है कि नहीं। मोनिका के पापा ने भी इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही उसका रिश्ता अमित के साथ पक्का किया था। लेकिन वो बेचारे कहाँ जानते थे कि हर वो चीज जो दूर से चमकती हुई दिखाई देती है वो सोना हो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है शादी के बाद। आप लोगों ने कहा कि शादी में आप सिर्फ 5 लोगों को लेकर आएंगे। इस बात पर तो मेरे पापा मान गए, लेकिन अब तो हमारी शादी हो चुकी है, अभी भी शादी की बधाई देने या मुंह दिखाई करने के लिए कोई भी नहीं आया। क्या आपने हमारी शादी के लिए किसी भी रिश्तेदार को इन्वाइट नहीं किया? इसके पीछे कोई खास वजह है क्या माँ जी? देख बहू, अब तो इस घर में आ गई है, इसलिए जितनी जल्दी घर के तौर तरीकों को समझ लेगी ना, तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। रिश्तेदारों का जरूरत से ज्यादा हमारे घर में आना जाना, ताक झाक करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं।
मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की खुशबू बाहर किसी भी आदमी को पता चले। घर की बातें घर में रहे, इसके लिए बाहर वालों का घर में आना जाना ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। तुझे पता भी है आजकल की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। लोग दूसरों के घर में आते ही इसलिए ताकि हमारे घर की खुशबू उन्हें मिल सके। बात समझ में आ रही है तेरे? मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ माँ जी, हमारे घर की खुशबू मतलब? अरे खुशबू मतलब हमारे घर की बातें। तेरी मुंह दिखाए मैं अगर 4 औरतों को बुलाकर बिठा लूंगी तो तुझे क्या लगता है वो तेरा मुंह देखने के लिए यहाँ आएंगी? अरे औरतें दूसरे के घर जाती इसलिए ताकि पता लगा सके दूसरों के घर वाले क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बातें करते हैं। तेरी शादी में क्या दहेज मिला, बहू सुंदर है, गोरी है, मोटी है, नाटी है। हर आदमी सिर्फ यही सब देखने आता है मुंह दिखाए में, बहू को आशीर्वाद देने कोई नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। और वैसे भी ये सब तो सामाजिक रस्म रिवाज हैं, उनको तो निभाना ही पड़ता है। अब 1-2 लोग खराब है इसके चक्कर में हम सबसे नाता रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते। बहू रानी मुझे पाठ पढ़ाने की कोशिश मत कर। जैसा तुझसे कहा जा रहा है वैसा कर। अगर मैंने बाहर वालों को नहीं बुलाया इसका मतलब तुझे भी पड़ोसियों और रिश्तेदारों से ज्यादा संबंध रखने की कोई जरूरत नहीं है। मोनिका को अपनी सास की बात बहुत अजीब सी लग रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे लोग हैं जिन्होंने अपने बेटे की शादी में किसी काली चिड़िया को भी नहीं पूछा। खैर, ऐसी कई शादियां उसने देखी थी जिसमें लड़के वाले 5 या 7 लोगों को लेकर शादी करने आते थे, लेकिन बाद में रिसेप्शन पार्टी तो होती ही है। लेकिन उसके ससुराल में तो पार्टी फंक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। घर में ना कोई धूमधाम थी, ना सजावट, ना कोई बधाई के गीत गाए जा रहे थे, ना ही उसके स्वागत की कोई तैयारी हुई थी। कुल मिलाकर मोनिका को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई नई नवेली दुल्हन है और अभी अभी शादी करके अपने ससुराल आई है। शादी के बाद पहला दिन यूं ही बीत जाता है। फिर शाम के समय मोनिका अमित से मिलती है। अमित, ये कैसी फीकी फीकी सी शादी है हमारी। ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम्हारे घर में शादी जैसा इतना बड़ा फंक्शन हुआ है। सच बताऊं तो मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारी फैमिली इतनी एजुकेटेड है, अच्छी खासी जॉब में हो तुम लोग, लेकिन घर की हालत कैसे बना रखी है? शादी में दूल्हा दुल्हन का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैं हूं ना तुम्हारे सामने। पड़ोसी और रिश्तेदारों को क्या तुम्हें अचार डालना है? और रही बात घर की, देखो मम्मी की एज हो गई है, अब घर की साफ सफाई मेंटेनेंस उनसे हो नहीं पाता। इतना बड़ा बंगला है, अब तुम आ गई हो तो आराम से मेंटेन करना, खूब साफ सफाई करो, बना दो इसको राजमहल। किसने रोका है तुम्हें? देखो, कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होता, सॉल्यूशंस के बारे में सोचो। और हमारे जीवन की नई शुरुआत हो रही है, पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ गई तुम। मोनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि अमित को कैसे समझाए जो वो इस समय महसूस कर रही है। उसने अपने जीवन में ऐसी पहली शादी देखी थी जिसमें दुल्हन की मुंह दिखाई ना हो, क्योंकि उसके मायके में तो दुल्हन की मुंह दिखाई पर जोरदार हंगामा हुआ करता था। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और फिर एक दिन मोनिका अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, बाहर का गार्डन एरिया कितना गंदा हो गया है, दुनिया भर की घास हो गई है। किसी मजदूर को बुलाकर सफाई करवा दीजिए ना। इतना अच्छा घर है हमारा, अगर हम मेंटेन करके रखें ना तो मज़ा ही आ जाएगा। देख बेटा, हमें गंदगी से कोई समस्या नहीं है, हमें तो आदत हो गई इस तरह से रहने की। तुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो खुद साफ कर ले, बाहर वाला तो कोई हमारे घर में नहीं आएगा। कैसी बात करिए माँ जी आप, इतना बड़ा गार्डन एरिया है, घर की साफ सफाई तो मैं किसी तरह कर लेती हूँ, लेकिन अब ये गार्डन साफ करना मेरा काम थोड़ी ना है। अब तेरा काम नहीं है तो क्या मेरा काम है? देख, तुझसे साफ होता है तो कर ले, वरना जाकर अपना काम कर, मेरा दिमाग मत खा। 2 महीने तक गार्डन को जंगल बनते देख अब मोनिका से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो खुद ही जाकर गार्डन की सफाई करने लगती है। अरे, तुम आशा की बहू हो ना? जी नमस्ते आंटी जी। अरे, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, कैसे रहती हो बेटा 24 घंटे इन 4 दीवारों में बंद होकर? बाहर निकला करो, आया जाया करो। और एक बात बताओ, इतना बड़ा गार्डन बनाकर रखा तेरी सास ने, उसकी सफाई करने के लिए कोई काम वाली नहीं लगा सकते? ये बहू बेटियों के काम होते हैं क्या गार्डन को साफ करना? ऐसी नाजुक सी बच्ची है, इससे फावड़ा चला रही है, शर्म भी नहीं आती उस आशा को। जाने दीजिए ना आंटी जी, कर लूंगी मैं। बहू को पड़ोसन से बातें करते देख आशा तुरंत मोनिका को आवाज लगाती है। किसने कहा था तुझसे बाहर गार्डन की सफाई करने के लिए? माँ जी, 2 महीने हो गए आपसे कहते हुए कि किसी मजदूर को बुलवाकर ये झाड़ियां और घास को साफ करवा दीजिए। जब किसी को इस घर में कुछ दिखाई नहीं देता तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। कोई जरूरत नहीं तुझे ज्यादा होशियारी दिखाने की। और वो पड़ोसन क्या कह रही थी तुझसे? कुछ नहीं माँ जी, बस वैसे ही हाय हेलो कर रही थी। मैंने बताया था ना तुझे इन औरतों की आदत होती है, दूसरों के घर की खुशबू ढूंढती रहती है। हाँ, तुझे अपने घर बुला रही थी ना, तेरे बहाने हमारे घर की बातें जानना चाह रही है। खबरदार जो आज के बाद तूने किसी से बात की तो।
माँ जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना नाराज हो रही हैं? मैंने तो उनसे कोई बात भी नहीं की। पड़ोसियों से नमस्ते करना भी गुनाह हो गया है क्या? हाँ, गुनाह है इस घर में। कोई जरूरत नहीं है पड़ोसियों के साथ ज्यादा जान पहचान बढ़ाने की। सास के अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में शाम के समय बहू मोनिका अपने पति को बताती है। देखो मोनिका, जैसा मम्मी कहती है वैसा ही किया करो। क्या ज़रूरत है तुम्हें भी ज़्यादा पेन लेने की? मम्मी तुम्हारे ऊपर कोई दबाव तो नहीं बना रही कि तुम पूरे घर को साफ करो, चमका कर रखो। उन्हें नौकरानी पसंद नहीं है तो ठीक है, तुमसे भी जितना होता है उतना करो, बाकी छोड़ दो। लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारे लिए घर में कोई नौकर लेकर आऊँगा। वैसे माँ की बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। ये काम वालियों की आदत बड़ी खराब होती है। 4 घर में जाती है तो 4 घर की बातें इधर से उधर करती हैं। पति की बातें सुनकर अब तो मोनिका ने भी अपना सर पीट लिया था। उसे समझ में आ गया था कि इस घर के सभी लोग नीम चढ़े करेले हैं, जिनके ऊपर उसकी एक भी बात का कोई असर नहीं होने वाला। लगभग 1 साल तक दीवारों में सर पटकने के बाद अंत में मोनिका ने हार मान ली थी और वो इसी माहौल में रहने की आदी हो गई थी। 3 साल बाद आशा का छोटा बेटा अभिषेक, जो पुणे में रहकर नौकरी करता था, अपनी माँ को फोन करता है। मम्मी, मैं मनीषा से शादी करना चाहता हूँ। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देख बेटा, तुझे शादी करनी है वो तो ठीक है, लेकिन शादी होगी तो हमारे ही ढंग से। जैसे हमने अमित की शादी की थी वैसे ही तेरी भी शादी करेंगे। शादी में फिजूल का कोई ताम झाम नहीं। बल्कि मैं तो कहूँगी तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर लो और तू बहू को लेकर सीधा यहाँ आ जा। मनीषा बचपन से ही अनाथ थी। एक रिश्तेदार ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया था, इसलिए वो भी कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हो जाती है शादी के बाद। मोनिका भाभी, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बोलो ना, क्या बात है? एक बात बताइए, घर इतना गंदा क्यों है? हर जगह धूल मिट्टी गंदगी पड़ी हुई है। इतने गंदे घर में आप कैसे रह पाती हैं? देखो मनीषा, इन सब चक्करों में मत पड़ो, अपने काम से मतलब रखो, तभी इस घर में खुश रह पाओगी। मैं आपकी कहने का मतलब नहीं समझी भाभी। देख रही हो घर कितना बड़ा है, पूरे 10 कमरे हैं। अब मैं अकेली इन 10 कमरों की सफाई तो नहीं कर सकती। शुरू में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं घर को साफ सुथरा रख सकूं, लेकिन मैं थक गई। फिर मैंने भी सोच लिया, जब घर में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो मुझे भी इसी हाल में रहना सीख लेना चाहिए। अरे भाभी, लेकिन क्यों रहना इस हाल में? एक मेड हायर कर लेते हैं ना, वो करेगी सफाई। क्या दिक्कत है? घर में पैसे की ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। भैया और अभिषेक दोनों की अच्छी खासी जॉब है। देवरानी की बात सुनकर मोनिका कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। उसके बाद पिछले 3 साल की सारी आप बीती उसे बता देती है। भाभी, आपने तो इतने बड़े बंगले को साफ करने की कोशिश भी कर ली, लेकिन मैं ये सब नहीं करने वाली। कल ही मैं एक काम वाली को लेकर आती हूँ। अगले दिन। ए मैडम, वो आशा आंटी की बहू हो ना आप? अपनी सास से बात की क्या आपने? बड़ी खड़ूस बुढ़िया है वो। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आपकी सास किसी को अपने घर में घुसने नहीं देती। मेरे को काम करने कैसे देगी? हालांकि नौकरानी फूलमती काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन मनीषा के समझाने पर वो आने को तैयार हो जाती है। अगले दिन। फुल्लो, इधर खड़े होकर क्या हमारी बातों में कान लगा रही है? जाकर उधर अपना काम करना। मेम साहब, फुल्लो किसी की फालतू बात नहीं सुनती। आपकी बात काहे को सुनेगी? मैं इधर झाड़ू मार रही थी ना। और एक बात, किसी के घर की बातें सुनना या हवा करना, ये सब करने का ना मेरे पास टाइम है ना मेरे को इंटरेस्ट है। देख ले कैसे कैंची की तरह जुबान चलाती है ये। देखना, घर की इतनी इतनी बातें जाकर मोहल्ले में कहती फिरेगी, तब रोना बैठ कर दोनों। फुल्लो घर में काम करती है तो आशा टेढ़ी नजर से बस उसे घूरती रहती है। अगले दिन। फुल्लो, मैंने देखा तो अभी पड़ोसन मिश्रा के साथ खड़े होकर बड़ा हंस हंस कर बातें कर रही थी। सच सच बोल, हमारे घर की बातें मिर्च मसाला लगाकर बता रही थी ना? ये आंटी जी, अब मैं किसी से मिलेगी, क्या बात करेगी, हंसेगी कि रोएगी, ये भी तुमसे पूछ कर करेगी क्या? और तुम्हारे घर का ऐसा कौन सा राज का बात है जिसके खुलने का इतना डर रहता है तुमको? तू निकल काम से, चोर नहीं चुगलखोर कहीं की। मेरी अलमारी और तिजोरी के चक्कर में है तू, मैं समझती नहीं हूँ क्या? चोरी का इल्जाम लगाती ही फुल्लो भी पहले तो जमकर बवाल काटती है और इसके बाद काम छोड़कर चली जाती है। मम्मी, ये क्या कर दिया आपने? आपको पता भी है इन काम वालियों का यूनियन होता है। अब ये तो क्या कोई काम वाली नहीं आने वाली हमारे घर। अरे मैं कहती हूँ जरूरत क्या है ऐसी चोरने की? हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो बिन पोछे की रह रहे हैं 15 साल से, आगे भी रह लेंगे। तो भी आदत लगा ले, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले दिन पड़ोस वाली मिश्रा आंटी मनीषा से फुल्लो के बारे में पूछने लगती है। अरे बेटा, जरूर पिछले जन्म मोती दान किए होंगे तेरी सास ने, जो उसके जैसी पागल के घर में 2 पढ़ी लिखी समझदार बहू आई हैं।
आप आइए ना किसी दिन चाय नाश्ते पर, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा बेटा, अब तुम इतने प्रेम से बुला रही हो तो शाम को हम प्रसाद लेकर आएंगे। मनसा देवी गए थे ना, वहीं का है। शाम के समय पड़ोसन प्रसाद लेकर आती है। क्या करने आई हो आप? अरे आशा, प्रसाद देने आई थी, दरवाजा तो खोल। नहीं चाहिए तेरा प्रसाद, जा यहाँ से। आशा के मुंह से ऐसी बात सुनकर पड़ोसन अपमानित होकर वहां से लौट जाती है। माँ जी, प्रसाद के लिए कौन ऐसा करता है? अरे टोना टोटका करके लिए आई होगी पक्का, वरना आज तक हमारे लिए तो भांग तक घिस कर न लाई, तेरे लिए सीधा लड्डू लेकर प्रकट हो गई। खबरदार जो किसी को आज के बाद मेरे घर में बुलाया। ये औरतें हमारे घर की खुशबू लेने आती है और कुछ नहीं। मैंने मना किया था ना मनीषा, क्या फायदा हुआ? मिश्रा आंटी का अपमान हो गया तुम्हारे कारण। कितना बुरा लगा होगा। तुम इस घर में पड़ोसियों और काम वालियों को लाना चाहती हो। जानती भी हो हमारे घर में कभी चाय क्यों नहीं बनती? क्योंकि माँ जी को रोज रोज दूध वाले का हमारे घर आकर दरवाजे पर खड़ा होना और राम राम कहना पसंद नहीं था। माँ जी ने उसे धुतकार कर भगा दिया और तब से कोई भी दूध वाला हमें दूध नहीं देता। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर तक इस घर में नहीं आ सकते। इसीलिए सभी लोग बाहर आंगन में बैठकर नहाते हैं, क्योंकि सारे बाथरूम के नल खराब हो चुके हैं या लीक कर रहे हैं। और क्या क्या बताऊं तुम्हें। जेठानी की बात सुनकर छोटी बहू सन्न रह गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। एक दिन